Very, very good morning to all of you. Now let's take up the next part. Page number 139. Question number 9. इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, पेज 139, क्वेश्चन नंबर 9, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट. Explain income deemed to be received in India. Deemed to be received in India, such income is taxable in all the three status. Under Section 7, employee's contribution to recognized provident fund in excess of 12% of salary of the employee shall be considered to be income deemed to be received in India. Similarly, interest on provident fund balance in excess of 9.5% per annum shall be considered to be income deemed to be received in India. As per provisions of Employees Provident Fund Miscellaneous Provisions Act 1952, every employee and employer shall contribute to recognized provident fund at a rate of 12% of salary of employee. And for this purpose, account shall be opened in the name of employee with Provident Fund Commissioner. Interest earned on such amount shall be credited to the RPF. Employee's contribution in excess of 12% of salary of employee shall be taxable under that salary. Interest on employer contribution in excess of 9.5% per annum shall be taxable under that salary. Interest on employee contribution in excess of 9.5% per annum shall be taxable under the other sources. Deduction allowed under Section 80C from gross total income for employees' contribution, but maximum deduction allowed shall be 150, detail given under Section 80C. बस इतना पार्ट एक बार आप रीड करना. देखिए प्लीज, अब ये पार्ट समझने के लिए थोड़ा पहले समझना पड़ेगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है. जबकि ये आता सैलरी के चैप्टर में है, पर यहां भी इसके बारे में कुछ दे रखा है. तो जो दे रखा है वो समझ में नहीं आएगा जब तक ये नहीं समझेंगे. पूरा समझना पड़ेगा. तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड ये क्या होता है. प्रोविडेंट फंड, नाम तो आपने सुना होगा. प्रोविडेंट फंड होता क्या है देख लीजिएगा. ये एम्प्लॉई है, काम कर रहा है एबीसी लिमिटेड में, 10,000 रुपये पर मंथ इसकी सैलरी है, और इसकी एज थी 25 इयर्स जब इसने जॉब टेकअप किया, और ये रिटायर हो जाएगा 60 की एज में, 35 ईयर काम करने के बाद. जब ये रिटायर हो जाएगा तो सैलरी इसकी बंद हो जाएगी क्योंकि रिटायर हो गया है. तो आप इमेजिन करिए उसके बाद इसके पास पैसा कहां से आएगा. जो 10,000 रुपये पर मंथ अर्न किया वो 700 खर्च हो गया. घर के खर्चे थे, 700 खर्च हो गया. इन जनरल नहीं बचेगा कुछ भी. रिटायरमेंट के बाद इसके लिए बहुत चिंता है कि मैं क्या करूं, मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, मेरा खर्चा कैसे चलेगा. उसमें इसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, हेल्थ प्रॉब्लम भी होगी. मतलब इसका जीना क्या कहते हैं दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा. बेचारा जीते जी मर जाएगा. बताओ क्या करें. तो गवर्नमेंट ने कहा एम्प्लॉयर तुम इसके लिए कुछ करो. क्यों? क्योंकि इसने सारी लाइफ तुम्हारे लिए काम किया है. एम्प्लॉयर ने कहा मैं क्या करूं, मेरे लिए काम किया तो मैंने सैलरी दी तो थी. उसे नहीं. इसके बाद भी आपकी जिम्मेवारी है. तो फिर बाद में डिसाइड ये हुआ एम्प्लॉय की भी जिम्मेवारी है, एम्प्लॉयर की भी जिम्मेवारी. तो वे आउट निकला प्रोविडेंट फंड. वो कैसे काम करेगा. जिसमें जॉब में है इसको पूरी सैलरी मत दो, इसकी सैलरी में कुछ पैसा काट लो. वो करता है 12%, 1200 रुपये. ये कहलाएगी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन. और 1200 रुपये कंपल्सरी एम्प्लॉयर को अपनी तरफ से डालना पड़ेगा. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1200 उसका, 1200 का 12% दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, और एक अकाउंट में इस पैसे को डाला जाएगा. वो कहलाएगा प्रोविडेंट फंड अकाउंट, पीएफ अकाउंट. ये सारा पैसा पीएफ अकाउंट में जाएगा. कितने साल? 35 ईयर, 35 साल. देख लो कितना बनेगा. 1200 नहीं, 2400, 1200 प्लस 1200 इंटू 12, 1 ईयर इंटू 35 ईयर, इतना पैसा बनेगा. ये ह्यूज मनी विल बी देयर. अब ये पैसा हर महीने वाला इन्वेस्ट भी तो कहीं होगा.
इस पे इंटरेस्ट भी तो आएगा, अच्छा खासा इंटरेस्ट भी आएगा, वो तो प्रिंसिपल अमाउंट है, इट विल अर्न इंटरेस्ट ऑल्सो। तो ये टोटल पैसा एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे दे दिया जाएगा कि ले भाई अब बची लाइफ इससे निकाल। ये जनरल मीनिंग है प्रोविडेंट फंड का। हम रेजिडेंशियल स्टेटस डिस्कस कर रहे हैं, उसमें इसकी कोई बात आ रही है, क्या बात आ रही है अभी डिस्कस करेंगे। पहले इसका पूरा पार्ट समझना पड़ेगा, फिर वो बात समझ में आएगी इसकी क्या बात आ रही है। पहले आप समझ लीजिएगा प्रोविडेंट फंड क्या होता है। इन जनरल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, डिपॉजिट किया जाता है एक अकाउंट में जिसका नाम है प्रोविडेंट फंड अकाउंट। प्रोसेस विल कंटिन्यू जब तक ये जॉब में रहेगा, साथ साथ पैसा इन्वेस्ट होगा, उसका इंटरेस्ट आएगा, सारे इकट्ठा करके रिटायरमेंट पे दे देंगे, बच्ची लाइफ इसके बाद वो निकाले। जनरल आइडिया ऑफ प्रोविडेंट फंड। कुछ एम्प्लॉयर ने कहा नहीं, इसके बदले में हम पेंशन दे देंगे, पेंशन इज द अदर वे आउट। तो कोई एम्प्लॉयर अपना शेयर 12% कंट्रीब्यूट करता है, कोई अपना हिस्सा नहीं डालता, खाली पेंशन देता है। तो दो टाइप के सिस्टम है। तो पेंशन की अभी हमें जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगा पेंशन कौन से एम्प्लॉयर देते हैं। अभी आप मान के चलो पेंशन कोई एम्प्लॉयर नहीं देता, हर एम्प्लॉयर 12% कंट्रीब्यूट करता है, रिटायरमेंट में इकट्ठा पैसे दे देंगे, बस बात खत्म, आप इससे अपना काम चला लो। ठीक है, अब थोड़ी बात और ऐड करते हैं। ये तो मैंने बताया प्रोविडेंट फंड, हमें बात करनी है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। तो रिकॉग्नाइज्ड से क्या मतलब? रिकॉग्नाइज से मतलब ये है कि जब पैसा एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया हर महीने, तो इस पैसे को कौन रखेगा, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय? सोच के देखो आप। अगर एम्प्लॉयर रखता है और कंपनी है, कंपनी का लिक्विडेशन हो गया तो सारा पैसा डूब जाएगा। एम्प्लॉय से जी मुझे भरोसा नहीं है, क्या पता एम्प्लॉयर बिजनेस बंद करके सारा पैसा लेके गायब हो जाए, मैं तो मारा जाऊंगा, पूरी लाइफ की मेरी अर्निंग है, इसलिए पैसा मैं रखूंगा। एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयज का क्या भरोसा, आज ही खर्च कर देगा। अपनी पॉकेट में पैसा हो, संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। जैसे मार्केट से निकलेंगे कहीं ना कहीं लगेगा कि पैसा निकाल खर्च कर, फ्यूचर किसने देखा, प्रेजेंट अच्छा होना चाहिए इंसान का, जनरल अप्रोच है। तो इसलिए गवर्नमेंट बीच में आ गई, एम्प्लॉयर तुम भी हाथ मत लगाना, एम्प्लॉय तुम भी हाथ मत लगाना, दोनों में से किसी का भरोसा नहीं, हम एक अलग से डिपार्टमेंट बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएगी अलग से डिपार्टमेंट, पीएफ डिपार्टमेंट। उसका हेड कौन होगा? कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड। और यहां पे सारा हिसाब किताब रखा जाएगा सारे एम्प्लॉयज का, पूरे इंडिया के एम्प्लॉयज का, हर एरिया में बनेंगे। जैसे दिल्ली का इस सारे एरिया का वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो है, उधर अगर जाए रिंग रोड से रेड लाइट से जैसे टर्न करे, सबसे ऊंची बिल्डिंग इन्हीं की है, ऊपर लिखा हुआ रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, 20-22 मंजिल की बिल्डिंग है, पर करीब 1000 एम्प्लॉय वहां काम करते हैं, वो सब इनका हिसाब रख रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयर इस एरिया में है। दूसरे एरिया में दूसरा, ऐसे पूरे इंडिया में बने हुए हैं। प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इज द हेड। हर एम्प्लॉयर को हर महीने पूरा हिसाब किताब करके पैसा भेजना पड़ता है, और वो हर एम्प्लॉय का अकाउंट खोल रखा है, पासवर्ड उसको दे रखा है, साइड पे कभी भी पासवर्ड अपना डाल के चेक कर ले, टोटल कितना कंट्रीब्यूशन आ गया, कब से कब तक आ गया, कितना कितना कंट्रीब्यूशन आया, कितना इंटरेस्ट मिला, टोटल आज तक कितना पैसा हो चुका। मान लो मेरी 25 साल की सर्विस होगी, तो मैं देखना चाह रहा हूं आज की डेट में टोटल कितना है, उसके अंदर डिटेल आएगी, जैसे बैंक की पासबुक होती है, टोटल बैलेंस ये दिखा देगा। तो गवर्नमेंट से जब हम इसे कंट्रोल करेंगे, उस प्रोविडेंट फंड का नाम क्या है? रिकॉग्नाइज्ड। हमारे रूल्स रेगुलेशन चलेंगे, हम कंट्रोल करेंगे, हमारे हिसाब से पेमेंट करेंगे, जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो पेमेंट हम करेंगे। तो ये प्रोविडेंट फंड है रिकॉग्नाइज, मतलब मान के चलो हर प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ठीक है, अब इसको रेगुलेट करने के लिए एक अलग से एक्ट है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। उस एक्ट में इसकी पूरी डिटेल है। इनकम टैक्स एक्ट तो थोड़ा सा पार्ट डील करता है, कितना पार्ट डील करता है अभी हम डिस्कस कर लेंगे। पूरा इसका सिस्टम क्या रहेगा, कंप्लीट डिटेल उस एक्ट में है, कंट्रोल बाय दैट एक्ट। कोई एम्प्लॉयर प्रोविजन वायलेट करेगा तो प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट एक्शन ले लेगा उसके लिए, हैवी पेनल्टीज है, कहीं पर भी कोई वायलेशन करने पर हैवी पेनल्टीज है इसमें, क्योंकि इसमें जो है एम्प्लॉय का फ्यूचर है। इससे गवर्नमेंट से कोई भी एम्प्लॉयर गलती ना करे एम्प्लॉय के साथ गलत करने की, एम्प्लॉय कुछ नहीं बोल पाएगा, हम बोलेंगे उसके ब्याह पे। देखो आपने सुना होगा लेबर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर भी है। किस लिए है वो? इस कंट्री के जितने भी एम्प्लॉइज, बेसिकली वो लेबर को के लिए नहीं है, एम्प्लॉइज के लिए है, क्योंकि हर एम्प्लॉय अपने आप में लेबर होता है। तो सारे एम्प्लॉइज की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया अलग से मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर। उसके अंडर लेबर कोर्ट है, डिस्प्यूट होने पर मैटर जाता है सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, इनकम टैक्स का इनकम टैक्स कमिश्नर की अपील, कमिश्नर अपील्स की कोर्ट में, और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा है वो सेपरेट कोर्ट है।
कोर्ट ऑफ लेबर कमिश्नर वहां जाता है। वहां एडवोकेट्स को जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय कहता है जी मेरा एम्प्लॉयर तो अपना एडवोकेट भेज देगा, मैं कहां से लाऊं, मेरे पास पैसे देने के लिए कहां है। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा करो, एडवोकेट को आना ही नहीं है, दोनों खुद आओ, खुद खड़े हो जाओ, सेम डेट में 2 घंटे में फैसला कर देंगे क्या झगड़ा हुआ तुम्हारा। लेबर कमिश्नर एम्प्लॉय के झगड़े निपटाने के लिए, लेबर कोर्ट, लेबर मिनिस्टर, इधर से प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट। और ये सारी दुनिया में ऐसी है, इंडिया में नहीं है। सारी दुनिया में एम्प्लॉयज को लेकर के प्रोडक्शन होती है। अगर आपने नाम सुना हो मे डे, मे डे सुना है? कितने स्टूडेंट ने सुना है मे डे? देखिए 5-10 बच्चे कह रहे हैं मे डे, 1 मई को बोलते हैं मे डे। एवरी ईयर 1 मई इज मे डे, लेबर डे। पूरे वर्ल्ड के अंदर सारे एम्प्लॉइज जुलूस निकालेंगे, प्रोडक्ट वो ये करेंगे, वो करेंगे, प्रोग्राम होंगे, ये वो, कि सारी दुनिया के एम्प्लॉइज हम एक हैं, पूरे वर्ल्ड के एम्प्लॉइज एक हैं। कहीं पर भी किसी एम्प्लॉय के साथ गलत होगा, सारी दुनिया के एम्प्लॉइज एक हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर होता है इसका सेलिब्रेशन। तो इस तरह से एम्प्लॉइज को लेकर गवर्नमेंट बहुत वरीड है हर जगह, ठीक है। तो मैंने आपको रफ मीनिंग अभी बताया, अभी मैं और बातें बताऊंगा। एक बार जरा दोबारा रीड करके देख लो, एक रीडिंग और ले लीजिए। देखो जरा दोबारा से देखिएगा। मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड एबीसी लिमिटेड, सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ, एम्प्लॉय का कटेगा 1,200 रुपये, एम्प्लॉय को मिलेंगे 8800, हर महीने 10,000 ही मिलेंगे, 1,200 कट के मिलेगा। इसीलिए आपने शायद आप किसी एम्प्लॉय से पूछना भी आपकी सैलरी कितनी है, वो कहेगा जी 1 लाख, मिलते कितने हैं 70,000। ये क्या बात बनी, जब सैलरी 1 लाख है तो मिलते 70 क्यों है? क्योंकि इसी तरह की और भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है, सारे कटते हैं, ये इस बात का, ये इस बात का, ये इस बात का, इस बात का। आप किसी एम्प्लॉय से पूछ के देख लेना आपकी सैलरी कितनी है, इतनी है, मिलते कितने हैं, तो वही सेम फिगर होनी चाहिए जितनी सैलरी है। वो कहेगा टेक होम सैलरी तो 8800 है, वैसे सैलरी 10,000 है, टेक होम की फिगर अलग आएगी। बाकी लोन वगैरह ले रखे हैं बैंक से तो ईएमआई कट रही है, फिर तो और ज्यादा कट जाएगी। एक ईएसआई होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, उसका पैसा कट जाता है, और कुछ ऐसे कटिंग्स होती हैं। तो लेट्स सी 1,200 रुपये इसके कट गए, हर महीने मिलेगा 8800। तो अब आप बताओ साल के एंड में एम्प्लॉय के हैंड में ये वाला टैक्स करेंगे या ये वाला टैक्स करेंगे? साल के एंड में उसकी जो इनकम सैलरी अड़ के आएगी, ग्रॉस सैलरी 8800 इंटू 12 आएगी या 10,000 इंटू 12 आएगी? तो कितना समय लगता है 8800 इंटू 12? नहीं, 10,000 इंटू 12। रीजन मैं बताता हूं क्या है। एम्प्लॉय कह रहा मुझे तो मिला इतना है, तो गोल से बाकी कहां गया जी? बाकी आपने काट लिया, तो गवर्नमेंट से काट के हमने अपने पास रख लिया या आपके अकाउंट में डाला है? आपके अकाउंट में डाला है। रिटायरमेंट के बाद आप ले जाना, उस समय इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, कि उस समय टैक्स लगाया आपको बहुत पिंच करेगा, ह्यूज अमाउंट होगा और हैवी टैक्स आएगा। उस समय कोई टैक्स नहीं आप किसे लेंगे हम। तो ये 1,200 रुपये टैक्स अभी आपको देना, आपकी सैलरी मानी जाएगी 10,000 रुपये। बिकॉज जो काटा है को काट के हमने कहां लेके गए? एम्प्लॉय के अकाउंट में डाला है, तो एम्प्लॉय को दे तो दिया। और इसी को बोलते हैं डीम्ड टू बी रिसीव्ड। इसमें जो टर्म आ रही है डीम्ड टू बी रिसीव्ड, वो टर्म का मीनिंग क्या है? देखो, एक तो हमने कहा था इनकम रिसीव्ड, वो अलग चीज है, और एक है डीम्ड टू बी रिसीव्ड, वो अलग चीज है। जब हम कोई पैसा एम्प्लॉय को ना देके उसके अकाउंट में डाल दे, इट इज कॉल्ड डीम टू बी रिसीव्ड। नाम कैसे आया? एम्प्लॉय ने कहा मैंने तो 1,200 रुपये रिसीव नहीं किए। गवर्नमेंट से नहीं तुमने रिसीव किए हैं,
एम्प्लॉय से नहीं किए तो गवर्नमेंट का कहना भी ठीक है, एम्प्लॉय का कहना भी ठीक है। एम्प्लॉय का कहना क्यों ठीक है? उसने कहा रिसीव किया तो अकाउंट में गए। गवर्नमेंट का कहना भी ठीक है, तुमने रिसीव किया तुम्हारे अकाउंट में तो गए। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, उन दोनों के बीच में एक नया टर्म डेवलप करो, ना रिसीव ना नोट रिसीव्ड, दोनों के बीच में क्या? डीम टू बी रिसीव्ड। रिसीव करने जैसा ही है। तो प्रोविडेंट फंड का पैसा जो कटता है वो उसे हम क्या बोलते हैं? डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, इक्विवेलेंट टू रिसीविंग। इसलिए सैलरी 10,000 मानी जाएगी, 8800 नहीं मानी जाएगी। एंड व्हेन यू विल बी गेटिंग रिटायरमेंट, टेक द ह्यूज मनी, डोंट पे एनी टैक्स। कोई टैक्स आपसे नहीं लेंगे, आपको 15 लाख रुपया 10 लाख रुपया दे देंगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा आपका। अब एम्प्लायर ने इसके अलावा 1200 एम्प्लायर ने और कंट्रीब्यूट किया, तो ये तो क्लियरली एम्प्लॉय की इनकम है। एनी पेमेंट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इज सैलरी। तो ये 1200 इंटू 12 और मिले ना, ये तो इनकम है। क्या ये इनकम में ऐड करें कि ना करें सैलरी में? ये तो बिल्कुल ऐड होना चाहिए। आप मुझे लॉजिकली बताना, एक्ट में क्या लिखा वो मैं बताऊंगा आपको। लॉजिकली सोच के देखिए आप। एम्प्लॉयर ने 10,000 रुपये पर मंथ दिए, 1200 कट गए तो क्या हुआ? है तो 10,000, वो सारा टैक्स होगा। और ये 1200 एम्प्लॉयर ने और दिए हैं 10,000 के अलावा, ये भी टैक्स होगा। यस और नो? लॉजिकली टैक्स होना चाहिए। बट गौर से आप भी क्या याद करोगे? चलो माफ किया, टैक्स मत दो, ले जाओ 1200 रुपये। तो ये गवर्नमेंट की ने फेवर किया कि जो एम्प्लॉयर 12% और देगा, हम चाहे तो टैक्स कर सकते हैं लेकिन टैक्स मत दो। और जब रिटायरमेंट पे लेके जाओगे ये वाला 1200 एम्प्लॉयर वाला, तब भी टैक्स मत देना। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपकी ड्यूटी है अपनी लाइफ के बारे में सोचो, एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, उनसे हमारी भी ड्यूटी है, क्योंकि आप इंडिया के सिटीजन हो। इसका जो टैक्स हमने माफ किया वो हमारा कंट्रीब्यूशन समझ लो। तो 3 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, विजिबली एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, इनविजिबली गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग, क्योंकि सोशल एस्पेक्ट है। एक पर्सन की 60 एंड अबव है, उसको सपोर्ट करना, उसकी हेल्प करना, सीनियर सिटीजन, उनसे हमारी भी ड्यूटी है। इसीलिए हमने स्लैब रेट में चेंज कर दिया, 3 लाख का एग्जम्पशन आपको दिया, वेरी सीनियर को 5 लाख का दिया। जहां भी पॉसिबल होगा हम आपके लिए करेंगे। अभी इस साल के बजट में क्या कर दिया? जिसकी भी एज 75 ईयर्स एंड अबव है, उस पर्सन को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करनी है, प्रोवाइडेड इनकम पेंशन की और इंटरेस्ट की, बस बिजनेस वाले को फाइल करनी है। उसे अगर आपकी ओनली पेंशन इनकम है और ओनली इंटरेस्ट इनकम है, टैक्स तो देना आपको, लेकिन रिटर्न नहीं फाइल करनी। क्योंकि रिटर्न फाइल करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, और वहां पे रिटर्न फाइलिंग का पेमेंट देना पड़ेगा। 10-12 हजार, 8-10 हजार कम से कम, इससे पेमेंट क्या होगा? इससे कम पेमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या होगा? और जो पेंशनर है उसको 100 रुपया 500 रुपया भी चुभेगा, भी उसकी लिमिटेड पेंशन है, उसमें से उसने सारे खर्चे चलाने हैं और टाइम बहुत है, वो बहुत सोचेगा। 100 रुपये खर्च करने के लिए 2 घंटे सोच लेगा, ये 100 रुपये खर्च करूं कि ना करूं, ऐसे करूं कि ना करूं, 50 रुपये यहां से बचाऊं, 5 रुपये यहां से बचाऊं, 10 रुपये यहां से बचाऊं, तो 8,000 रुपये का अमाउंट तो उसे बहुत बड़ा अमाउंट लगेगा। तो उसे छोड़ो, आप रिटर्न भरो ही मत, खत्म हुई बात। तो इसलिए गवर्नमेंट से ये इंटरेस्ट हमने इसका टैक्स हमने माफ कर दिया, ठीक है। अब ये जो पैसा 1200 और ये 1200, ये आगे इन्वेस्ट हो गया। किसने इन्वेस्ट किया? प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने। 1200 किसके पास गया था? प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पास। कैसे जाता है बताता हूं मैं आपको। प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का अकाउंट है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अकाउंट है। मुझे इनकम टैक्स देना, मैं कहां जाऊं? बैंक में। कौन सा फॉर्म भरूं? चालान फॉर्म, एडवांस टैक्स भी याद करिएगा, ITNS 280, वो भर के बैंक को दे दूंगा। बैंक क्या करेगा? वो पैसा उठा के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकाउंट में डाल देगा। मुझे अपने अकाउंट में आपसे पैसे जमा कराना, तो मैं अपना अकाउंट का नंबर दूंगा, आप पेन स्लिप भरो, मेरा नंबर लिखो, डिपॉजिट कर दो, मेरे अकाउंट में आ जाएगा, वो तो किसी के भी अकाउंट में आ जाएगा। ऐसे प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट का अलग चालान फॉर्म है, इनका अलग चालान फॉर्म है। वो चालान फॉर्म भर के पैसे दे दो, इनके अकाउंट में चला जाएगा। उसमें डिटेल लिख दो कि जी मैं एम्प्लॉयर, MKG से एजुकेशन, मेरे एम्प्लॉय 10, ये नाम, सबका कंट्रीब्यूशन है, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, टोटल इतना पेड, और वो पर लोग ये पैसा सबके अकाउंटों के अंदर डाल देंगे और अपलोड कर देंगे। एम्प्लॉय अपना पासवर्ड डाल के चेक कर ले मेरा इस महीने कंट्रीब्यूशन आ गया कि नहीं आ गया। तो पैसा कहां गया? प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के बाद। अब इसने क्या किया? 1200 प्लस 1200 इन्वेस्ट कर दिया, उस पर इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट किसका? एम्प्लॉय का। भाई 2400 रुपया इन्वेस्ट हुआ हर महीने,
उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है किसका, एम्प्लॉय का है, उसके अकाउंट में जाएगा। बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, किसके अकाउंट में आएगा, हमारे अकाउंट में आएगा। अब ये पैसा कहां लगाए, सोचना पड़ेगा। कहीं ऐसी जगह लगा दो कि पैसा डूब जाए, तो सारे एम्प्लॉय पहुंच जाएगी हमारा पैसा कहां गया। प्रोविडेंट फंड कमिश्नर मिल से मुझे क्या पता डूब गया। इसलिए इसको प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं है। ये सारा पैसा फाइनेंस मिनिस्ट्री को देना पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्कीम है स्पेशल डिपॉजिट स्कीम, एसडीएस, उसमें जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को देना ये। मुझसे हमें दिया पैसा डूब कैसे जाएगा, जब तक गवर्नमेंट नहीं डूबेगी आपका पैसा नहीं डूबेगा। हमारी गारंटी है, इंटरेस्ट हम देंगे आपको, फिर आगे का इन्वेस्ट करना वो हम सोचेंगे, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। डूबेगा तो हमारा डूबेगा, आपका नहीं डूबेगा। एंटायर मनी इज टू बी गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडर स्पेशल डिपॉजिट स्कीम, और वहां से मिलता है इंटरेस्ट। लेट्स सी इंटरेस्ट मिला 8% पर एनम। अब इंटरेस्ट किसी को कहीं से मिल जाए, हमने पहले भी डिस्कस किया, इनकम होती है, बट इस इंटरेस्ट को गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दिया, जाओ माफ किया। एम्प्लॉय तुम्हारे कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर तुम्हारे कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट, कोई सा भी टैक्स नहीं करेंगे, ये आप हमारा कंट्रीब्यूशन समझ लेना। तो अगर हम इंटरेस्ट आपको 9.5% पर एनम तक देंगे तो एग्जम्प्ट है। इससे अगर ज्यादा मिला तो 9.5% के ऊपर काम टैक्स करेंगे, 9.5% तक टैक्स नहीं करेंगे। जबकि गवर्नमेंट 9.5% ज्यादा देती नहीं है, देती गवर्नमेंट 8.8% है। बैंक वगैरह का तो और भी कम है, 6% ही है। गवर्नमेंट से 6 के बदले 8 मिल गया, और क्या चाहिए, और ऊपर से टैक्स भी माफ है। अगर मैं बैंक में एफडी बनवाऊंगा 6% मिलेगा, उस पर मुझे टैक्स देना है, इनकम टैक्स मेरा जाएगा, इस पर नहीं जाएगा। तो उसे ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, हम भी तो तुम्हारा बेटरमेंट चाह रहे हैं। ठीक है, अब एक बार दोबारा फिर रीड करो, इसमें काफी पार्ट है, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बताऊंगा। एक रीडिंग और लेना। देखिए अब इसमें और आगे देखिएगा। एम्प्लॉय की सैलरी है 10,000 रुपये पर मंथ। एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया 15%, 1,500 रुपये। एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किया 1,500। 12% कम से कम है, ज्यादा कितना भी कंट्रीब्यूट कर लो, लोगों से वो आपकी मर्जी है। 12 करना पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी है। 15%। तो एम्प्लॉय को हर महीने कितना मिला, 8,500। बताओ टैक्स कितना करेंगे, 10,000। टैक्सेबल इज दिस। क्योंकि 1,500 रुपये जो कटे हैं वो अपनी जेब में थोड़ा डाले हैं, वो तो एम्प्लॉय को बाद में मिल जाएंगे, और बाद में कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इसलिए एम्प्लॉय की पूरी सैलरी टैक्स होगी। अब एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किए 1,500 को, उससे हमने तुम्हें कहा था 1,200। तुमने ज्यादा कंट्रीब्यूट क्यों किए, जो ज्यादा कंट्रीब्यूट किए उस पर एम्प्लॉय टैक्स देगा। 300 इंटू 12 भी एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगा। गवर्नमेंट से हमने रीजनेबल अमाउंट एग्जम्प्ट किया है, अनलिमिटेड नहीं। उसका रिटायरमेंट के बाद काम चल जाए, बस इतना देना है, ना कम ना ज्यादा। ज्यादा दे रहे हो, ज्यादा पैसा आपके पास दो, एम्प्लॉय को इतना बेनिफिट करे हो, एम्प्लॉय टैक्स निकालो। जो एम्प्लॉयर पैसा दे रहा है एम्प्लॉय को, वो एम्प्लॉयर का एक्सपेंडिचर है, सैलरी पे टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर को सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करने की परमिशन है। मेरा एक्सपेंस में डेबिट करूंगा, बट उसे 300 रुपए को पेंडल में डेबिट नहीं करने देंगे हम आपको। दिस एक्सपेंस इज नॉट अलाउड टू बी डेबिटेड। जब ये बिजनेस फंड का चैप्टर आएगा उसमें पार्ट फिर आएगा। क्या एक एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किए पैसे को बिजनेस का एक्सपेंस मान के पेंडल में डेबिट कर सकता है? कर सकता है, लेकिन कितना? हाईएस्ट अप टू 12% ऑफ द सैलरी। इफ इज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 12 इट इज टू मच। उससे हम इसे एक्सपेंस ही नहीं मानते, जाओ डेबिट नहीं करने देंगे आपको पेंडल में। दूसरी ओर एम्प्लॉय, इसे हम तुम्हारी इनकम मान लेंगे, तुमसे टैक्स रखवा लेंगे। तो क्या रियल लाइफ के अंदर ये कोई एम्प्लॉयर इससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता होगा? बिल्कुल नहीं। क्या क्लासरूम में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 12 से ज्यादा के? बिल्कुल, हमेशा 12 से ऊपर का ही आएगा। 12 में तो पता ही नहीं लगेगा कि स्टूडेंट को नॉलेज है कि नहीं है। जब तक कि क्वेश्चन 12 से ऊपर का पार्ट नहीं देगा तब तक स्टूडेंट की नॉलेज टेस्ट ही नहीं हो सकती, कि 12 में तो कुछ करना ही नहीं। किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं पता, वो भी कुछ नहीं करेगा, टेस्ट ही नहीं हो पाएगा।
इसलिए 12 से ऊपर ही मिलेगा एग्जाम में। तो 12 से ऊपर हम टैक्स कर देंगे। इंटरेस्ट मिला, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट की एंट्री क्वेश्चन में दी होती है कि ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट वाज रिसीव्ड, लेट्स सी ₹10,000 ऑन एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, दोनों का मिलाकर के एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम। 9.5 से जनरली ज्यादा दिया होगा। 9.5 में तो कुछ करना ही नहीं होता, एग्जाम है 10% पर एनम। तो नाउ वी नो 10% के रेट पे बनाए 10,000 और अलाउड था 9.5, एक्सेस कितना है 0.5, ये कैलकुलेशन करके टैक्सेबल फिगर आ जाती है। वो अमाउंट बताएंगे कितना इंटरेस्ट है, वो रेट बताएंगे। अगर रेट 9.5 तक हो तो कुछ नहीं करना, टैक्स ही नहीं होगा। 9.5 से ज्यादा जितना हो उससे डिवाइड कर दो और 9.5 से जितना ज्यादा मल्टीप्लाई कर लो और ये फिगर टैक्सेबल आ जाएगी। ये एम्प्लॉय के शेयर का इंटरेस्ट भी आ गया और एम्प्लॉयर के भी शेयर का आ गया, एम्प्लॉय के भी शेयर का आ गया, दोनों के शेयर का इंटरेस्ट आ गया। अब एम्प्लॉयर की वजह से कोई पैसा मिलता तो सैलरी एड में, एम्प्लॉय की अपनी वजह से मिलता है तो सैलरी एड में जाएगा, वो तो एम्प्लॉय का अपना दरखुशी में जाएगा। तो इसको फिर हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। एम्प्लॉयर वाला सैलरी में टैक्स कर देंगे, एम्प्लॉय वाला अदर सोर्सेज में। वैसे इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में लिखा हुआ एक ही बात है, आप चाहो तो दोनों सैलरी में टैक्स कर सकते हो। वैसे प्रिंसिपली पैसा सैलरी एड में तभी आता है जब एम्प्लॉयर, जब जो एम्प्लॉय ने अपनी पॉकेट से कंट्रीब्यूट किया उसमें एम्प्लॉयर का क्या रोल है, उसका इंटरेस्ट सैलरी में कैसे आएगा, अदर सोर्सेज में आएगा। लेकिन वो तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन ऐसे करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी हम करेंगे तो ये कैलकुलेशन आएगा। ये तो मैं भी प्रोविडेंट फंड के बारे में बता रहा हूं। जो हमारा पार्ट इस चैप्टर का है वो अब मैं बताऊंगा आपको। देखिए, जो मैंने कहा था एम्प्लॉय को पैसा दिया 8500 हमने कट किया ना, 8500 एम्प्लॉय को ये पैसा दिया, बाकी बचे हुए 1500 एम्प्लॉय कह रहा मैंने तो रिसीव नहीं किए, उनसे हमने आपको दे तो दिए। फिर दोनों के लिए बीच में क्या टर्म निकाली, डीम टू बी रिसीव्ड। ठीक है, लेकिन डीम टू बी रिसीव्ड की यहां जरूरत नहीं पड़ती। कैसी जरूरत नहीं पड़ती, देखो अगर मान लो एम्प्लॉय इंडिया में है, एंटायर सैलरी इनकम अक्रूइंग राइजिंग इन इंडिया पूरा 10,000 टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉय इंडिया के बाहर है और नॉन रेजिडेंट है, एंटायर सैलरी इनकम अक्रूइंग राइजिंग अब्रॉड रिसीव अब्रॉड टैक्स नहीं होगी। तो इस एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन प्रॉब्लम नहीं आती, वो तो सैलरी का जो टैक्सेबिलिटी है उसी में चला जाएगा। प्रॉब्लम आती है इस वाले में, इसमें आती है 300 इंटू 12। देखो कैसे। अब अगर ये एम्प्लॉय इंडिया में है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एम्प्लॉयर भी इंडिया में, एम्प्लॉय भी इंडिया में, सब कुछ इंडिया में टैक्स होगा। अब लेट्स प्रिज्यूम ये एम्प्लॉय इंडिया के बाहर है, तो एम्प्लॉय इंडिया के बाहर है, उसकी सैलरी अक्रूइंग राइजिंग अब्रॉड है, ये पैसा अक्रूइंग राइजिंग अब्रॉड नहीं है। एम्प्लॉयर ने ये पैसा उसको इंडिया के बाहर नहीं दिया, एम्प्लॉयर ने पैसा इंडिया में प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को दिया है। वो एम्प्लॉय दुनिया में कहीं भी चला जाए, ये शेयर प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पास आएगा। अब इस पैसे को हम अक्रूइंग राइजिंग अब्रॉड नहीं कह सकते। एम्प्लॉय की सैलरी तो अक्रूइंग राइजिंग अब्रॉड है क्योंकि वो वहां काम कर रहा है। वो कहेगा जी मेरी पूरी सैलरी अक्रूइंग राइजिंग अब्रॉड है, मैं नॉन रेजिडेंट हूं, मैं तो टैक्स नहीं देता, मत दो, 10,000 इंटू 12 जितना ही बनता मत दो। लेकिन जब वो ये कहेगा 300 अक्रूइंग राइजिंग अब्रॉड, तो गवर्नमेंट से ये अक्रूइंग राइजिंग अब्रॉड कैसे? द एम्प्लॉयर इज इन इंडिया, पेमेंट हैज बीन गिवन टू द प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, हाउ अक्रूइंग राइजिंग अब्रॉड? तो गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, उन्होंने कहा इसका अक्रूइंग राइजिंग देखो ही मत, इसको लिखो अमाउंट डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय इन इंडिया एंड इज टैक्सेबल। आप दुनिया में कहीं भी घूमते रहना, इसको हम अक्रूइंग राइजिंग इसको बोलेंगे ही नहीं। अक्रूइंग राइजिंग कहा है इंडिया के अब्रॉड, बात ही नहीं करेंगे हम। इसको क्या कहेंगे, मनी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। दैट मीन्स एम्प्लॉयर ने जो पैसा प्रोविडेंट फंड में क्रेडिट किया 12% के ऊपर का, 12% वो टैक्सेबल ही नहीं है, उसकी क्या बात करें। दैट अमाउंट इज कॉल्ड अमाउंट डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया एंड इज टैक्सेबल इन ऑल द 3 स्टेटस। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट लेके आए। ऐसे इंटरेस्ट की बात कर लो, इंटरेस्ट 9.5% के ऊपर का वो टैक्स करना है, उसको क्या कहें, जो पैसा हमने प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को दिया उसका इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट अक्रूइंग राइजिंग अब्रॉड कैसे होगा? तो उसको भी क्या बोल दिया, डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया। दोनों को टैक्स कर दो, स्टेटस जो मर्जी हो। यानी हमारे इस चैप्टर में ये पार्ट है। क्वेश्चन आपको मिलेगा कि एम्प्लॉय पूरा साल इंडिया के बाहर है, एम्प्लॉय नॉन रेजिडेंट है, तो उसकी सैलरी को टैक्स मत करना, अक्रूइंग राइजिंग अब्रॉड। फिर क्वेश्चन कहेगा एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 15%, 18%,
तो जो एम्प्लॉयर का एक्सेस वाला टैक्स कर देना, क्या लिखोगे इसको, दिस इज द इनकम डीम्ड टू विजिट इन इंडिया। इंटरेस्ट होगा 9.5% के ऊपर का टैक्स कर देना, दिस इज द इनकम डीम्ड टू विजिट इन इंडिया। तो ये पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, पूरी बात समझ में आएगी। अब एक बार थ्योरी को रीड करो। देखिए इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 140 पर प्रैक्टिकल से बात समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 24, दैट इज हाउ वी शैल बी गेटिंग ए क्वेश्चन। मिसेज एक्स, पेज 140, क्वेश्चन नंबर 24। मिसेज एक्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड इन इंडिया, getting salary 6 per month, and she was transferred out of India with effect from 1st September 21, and for this purpose she left India 1921 for the first time. She visited India from 27th December 21 to 7th January 22, and her salary for the month of December 21 was received in India. Employer and employee both have contributed 13% each to the salary to the recognized provident fund, and during the year interest of 50,000 was credited to the recognized provident fund at a rate of 10% per annum. Compute her total income and tax liability for assessment year 22-23. देखिए solution. As per section 6 bracket 1, in this case Mrs. X is covered in special category and her stay in India is less than 22 days, hence she will be non-resident, and income taxable shall be income accruing arising in India है 5 महीने की, income received in India है 1 महीने की, बाकी 6 महीने की अक्रूइंग राइजिंग अब्रॉड से अब्रॉड है वो हमने छोड़ दी। अब देखिए ये पॉइंट है जो हम डिस्कस करें, इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, पूरे साल का जो पैसा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया 12% के ऊपर का, वो कहलाता है इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, वो टैक्स हो जाएगा। एम्प्लॉय दुनिया में कहीं भी रहे, ऐसे इंटरेस्ट चेक करते हैं 50,000 10%, इसमें जो इंटरेस्ट है एम्प्लॉयर के शेयर का वो सैलरी में टैक्स कर दिया, एम्प्लॉय वाला अदर सोर्सेज में, ये भी कहलाएगा डीम्ड टू रिसीव्ड 7200 एंड 1250। उसके बाद क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देंगे, सैलरी एड की इनकम आ जाएगी, अदर सोर्सेज में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन एटीसी का मैं भी आपको बताऊंगा 93,600, ये क्या है ये मैं भी आपको बताऊंगा। उसके बाद आ जाएगी टोटल इनकम और टैक्स। एक बार देख लो आप, मैं रिपीट करता हूं सारा पार्ट।
देखिए, थोड़ी सी बात मैं बीच में एटीसी की भी बताता हूं आपको। एटीसी, थोड़ा ये पार्ट भी देखिए। हमने कहा था ग्रॉस टोटल इनकम, इससे डिडक्शन मिलते हैं सेक्शन 80C से 80U में, फिर आती है टोटल इनकम। करेक्ट? तो ये सारे सेक्शन अलग अलग डिस्कस होंगे। 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80EEA, 80EB, 80G, 80GG एंड सो ऑन। करीब करीब ये 20 के करीब अलग अलग टाइप के डिडक्शंस हैं, और हर एक का एक अलग अलग कंसेप्ट है। ये इस बात का, ये इस बात का, ये इस बात का। तो अगर मैं 80C की बात करूं, थोड़ा हिंट आपको दूं, तो लेट्स सी 80C किस बात का। वैसे तो जब ये चैप्टर आएगा तब समझ में आएगा, लेकिन बीच में 80C आ रहा है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी हमारा चैप्टर आज की डेट में खत्म हो जाएगा। अगला चैप्टर आएगा हाउस प्रॉपर्टी का, 6 से 7 क्लास में खत्म हो जाएगा। अगला चैप्टर ये है डिडक्शन 80C से 80U, ऑलमोस्ट 5 क्लासेस का ही। और सेक्शन 80C में पूरी एक क्लास लगती है। उस पूरी एक क्लास वाली बात मैं 5 मिनट में आपको बताऊंगा, बहुत ब्रीफ करके। उसे 80C का हमारा कंसेप्ट ये है कि जो पर्सन अर्निंग करता है, उस अर्निंग में से वो सेविंग करे। हर इंसान के लिए सेविंग जरूरी है, क्योंकि उसके फ्यूचर में काम आएगी, और वो सेविंग करके गवर्नमेंट को दे, वो कंट्री के भी काम आएगी। अगर आप सेविंग करके हमें दोगे, कुछ टाइम के बाद पैसा आपको वापस कर देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे, साथ में जितनी आपने सेविंग की उतने अमाउंट का 80C में आपको डिडक्शन भी दे देंगे, उतने अमाउंट पे आपका टैक्स बच जाएगा। जैसे देखिए, मेरी ग्रॉस टोटल इनकम है 11 लाख। अगर मैं टैक्स निकालूं 11 लाख पे, कितना बनेगा? 2,02,500, कितना? इतना नहीं, 1,43,000, 145,500, इतना बनेगा। ठीक है, इतना मेरा टैक्स बन रहा है। तो गवर्नमेंट से अगर आप चाहो तो आपका टैक्स कम कर दें। मैंने कहा कैसे? गवर्नमेंट से 11 लाख है, सारे खर्च करोगे, फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी तो क्या करोगे? कुछ बचाओ। मैंने कहा जी 1 लाख बचा सकता हूं मैं। वेरी गुड, लाओ हमें ला के दो। हमें मतलब कहां? पोस्ट ऑफिस में जाओ और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लो। जैसे बैंक में एफडी बनती है, ऐसे पोस्ट ऑफिस में भी एफडी बनती है। पोस्ट ऑफिस की एफडी का नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट का नाम है। इसमें पैसा लगाना पड़ेगा 5 ईयर के लिए। बस 5 साल के लिए पैसा हमारे पास डिपॉजिट करवा दो आप, 1 लाख रुपया। तो हम लिखेंगे सेक्शन 80C और 1 लाख रुपया आपका लेस कर देंगे डिडक्शन। आपकी इनकम रह जाएगी 10 लाख। अब आप 10 लाख पे टैक्स निकाल लो, 1,12,500। तो आपका टैक्स बच गया, कितना बच गया? 30,000। 30,000 रुपए तो आपका टैक्स बचा दिया, प्लस इस पे इंटरेस्ट देंगे 7% पर एनम के रेट पर, और 5 साल के बाद आपका ओरिजिनल 1 लाख भी वापस कर देंगे। और जब वापस करेंगे 1 लाख टैक्स नहीं होगा, आपका 1 लाख आपके पास। इंटरेस्ट और ले लो, इंटरेस्ट तो इनकम में टैक्स होगी, लेकिन ये 30,000 रुपए का टैक्स और बचा दिया हमने। तो हमने कहा गवर्नमेंट को ये पैसा बचाया हमने अपने लिए, फायदा हमारा हुआ, इंटरेस्ट भी हमें मिला, टैक्स भी हमारा बचा, तुम्हें क्या फायदा हुआ? तो उससे हमें भी बहुत फायदा हुआ। तो हमें क्या फायदा हुआ गवर्नमेंट को? तो उससे देखिए आपने कितना बचाया, 1 लाख। कंट्री की पॉपुलेशन है 135 करोड़। अगर 10 करोड़ लोग भी 1-1 लाख बचाए तो कितना बचा? अगर 10 करोड़ लोग 1-1 बचाए तो फिगर कैलकुलेटर के बाहर जाएगी, इतना बचा। और यह आपने हमें दे दिया। अब दिल्ली मेट्रो ने हमें कहा कि जी हम चाह रहे थे 4 लाइनें और बना दें, लेकिन पैसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा ये पकड़ो, बनाओ 4 लाइनें। लाइन बन जाएगी, ऑपरेटिव होगी, अर्न करके वापस कर देंगे। तो ये सारा का सारा पैसा कंट्री की डेवलपमेंट में काम आता है। कितने प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के? हाईवे बनाना है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा जी हाईवे तो हम 10 और बना दें, पैसा दिलवा दो एक बार, फिर हाईवे ऑपरेट करेंगे, लोगों से पैसा लेके वापस कर देंगे। तो सारा का सारा कैपिटल किसमें जाता है? कंट्री डेवलपमेंट में। आपने इकोनॉमिक्स में स्टडी किया होगा, इंडिया की प्रॉब्लम क्या है? स्केर्स कैपिटल, कैपिटल फॉर्मेशन स्टडी किया होगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए एक बार पैसा मिल जाए, इन्वेस्ट करके कंट्री का डेवलपमेंट होगा, अर्निंग करेंगे, वापस आ जाएगा। तो इस सारे पैसे से कंट्री का पूरा डेवलपमेंट होता है। इसलिए गवर्नमेंट सेज वी वांट एवरीवन मस्ट सेव।
हम इंटरेस्ट आपको 7% देंगे, लेकिन अगर पब्लिक पैसा सेव नहीं करेगी, इंटरनेशनल मार्केट में पैसा उधार मांगना पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट वाले में 18% पे देंगे। और इंटरनेशनल मार्केट का मतलब क्या है? अमेरिका। अकेला अमेरिका पूरी इंटरनेशनल मार्केट कंट्रोल करता है, क्योंकि उनके पास इतना सरप्लस है, जिसको चाहिए लोन ले लो, आधों को तो वैसे फ्री में बांट देता है वो। चल भाई $10 लाख फ्री में ले जा, $1 करोड़ फ्री में ले जा हमारी तरफ से। लेकिन अमेरिका करता क्या है? जो किसी की फेवर करता है वो फिर उसके साथ कुछ ना कुछ बार्गेनिंग जरूर करता है कि पैसा तुम्हें दिया है, इंटरेस्ट लेवल पे जो हम बोलेंगे हमारी हाँ में हाँ मिलाना है। जो हाँ में हाँ मिलाएगा अमेरिका से पैसा ले जाओ, और जो थोड़ी कम हाँ में हाँ मिलाएगा लोन ले लो, इंटरेस्ट रेट हाई है। और जो बिल्कुल हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, या तुझे लोन भी नहीं मिलेगा। अमेरिका की पूरी दुनिया में उसकी दादागिरी है। ये तो अब रशिया ने थोड़ी सी दादागिरी तोड़ दी है उसकी। तो इंडिया से हम कहां जाएंगे? अमेरिका। अमेरिका इंडिया को देता नहीं है पैसा, क्योंकि इंडियन लीडर की हम कितनी भी बुराई कर लें इंडियन पॉलिटिशियन की, लेकिन खास बात है किसी के आगे झुकते नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में जाके हाथ नहीं फैलाते। लोन देना दो, कहेंगे वो जो हमें ठीक लगेगा, तुम्हारी आम नहीं मिलाएंगे। अभी देख लो, अमेरिका ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जर्मनी ने, सबने जोर लगा लिया इंडिया को कि भाई तुम जो है रशिया के अगेंस्ट हो जाओ, रशिया की फेवर ना करो। और इंडिया ने क्या कहा? ना हम तुम्हारी फेवर करेंगे, ना हम उनकी फेवर करेंगे, वी आर न्यूट्रल। और जब वोटिंग होती है, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव वहां से बाहर आ जाते हैं, वोट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, यूनाइटेड नेशन में वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे कि वी आर न्यूट्रल, हम नहीं डरते किसी से, हम नहीं एक ग्रुप के अंदर पढ़ते। तो इसलिए इंडिया को कोई नहीं पूछता, क्योंकि किसी के साथ नहीं है। या तो अच्छे से अमेरिका के साथ ही हो जाए, फिर अमेरिका सब कुछ प्रोवाइड कर देगा, या अच्छे से रशिया के साथ ही हो जाए। जब चाइना अटैक कर रहा था, रशिया भी चुप होकर बैठ गया, अमेरिका ने फिर भी थोड़ी बहुत फेवर की। अब चाइना क्या देख रहा है? ये सबसे अच्छा मौका है, अब इंडिया को नहीं छोड़ेंगे हम। अब कल को जब मैं इंडिया पे अटैक करूंगा, कंफर्म रशिया तो बोलेगा नहीं, क्योंकि चाइना ने रशिया की फेवर कर दी, और अमेरिका वैसे नाराज हो गया रशिया इंडिया से कि देखो ये सारी दुनिया बोल रही है और इंडिया चुपचाप बैठा हुआ है। तो एनीवे, मतलब ये नहीं समझना आपको पॉलिटिक्स को, ये समझना आपको कि क्यों ना अपने लोगों से पैसा ले, क्यों ना हम सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंडेंट क्यों हो? अरे हमारे अपने लोग इतना पैसे दे देंगे, हम इंटरनेशनल मार्केट में क्यों जाएंगे? बनाओ एटीसी, दो लोगों को लालच, अपने आप दे देंगे। एटीसी का पर्पज ये है, गिव एंड टेक की पॉलिसी है। अब जो एम्प्लॉय ने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया, वो पैसा कहां गया? गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट से तो वही बात बन गई जो हमने कहा था एनएससी में लगाओ, वो भी घूम के हमारे पास आता, पोस्टल में पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है, ये भी हमारे पास आया, चलो इस कंट्रीब्यूशन का भी आपको एटीसी हम दे देंगे। तो एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया, वो पैसा भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, और कितने साल के लिए गया? एनएससी वाला तो 5 साल के लिए गया, ये सीधा 25-30 साल के लिए गया। 25 की एज में ज्वाइन किया, 60 में रिटायर हुआ है, यानी जो पैसा दे दिया 35 ईयर के बाद मिलेगा। जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट सारा पैसा उसमें लगा देगी। एनएचएआई ने कहा एक हाईवे बनाना है, 20 साल लगेंगे, 20 साल के लिए लोन चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी? ये वाला ले जाओ, भूल जाओ, 35 ईयर देना ही नहीं है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सारा पैसा लगता है, इसके बदले में एटीसी मिलेगा। तो जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा उसका मिलेगा, लेकिन एटीसी एक पर्सन को एक साल में 1.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलता। सब इन्वेस्टमेंट मिला लो, नॉट मोर देन 150, कौन सा बेनिफिट देंगे, टू मच नहीं देंगे हम, रीजनेबल देंगे। तो जितना एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन एटीसी क्लेम करेंगे हम, अगर ये 1.5 लाख से ज्यादा है तो 1.5 लाख क्लेम करेंगे हम। व्हाट अबाउट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन? उसका एटीसी नहीं मिलेगा। गो से टू द एम्प्लॉय, वो तुमने कहां कंट्रीब्यूट किया है? वो तो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, बल्कि हमें वो टैक्स भी करना था, हमने टैक्स नहीं किया, यही बेनिफिट दे दिया तुम्हें, यही काफी है, अब उसका एटीसी थोड़ा देंगे तुम्हें, तुम्हारे अपने कंट्रीब्यूशन का ले लो। इसलिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का एटीसी नहीं मिलता है, एम्प्लॉय वाले का मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, थ्योरी को दोबारा रीड करिए, फिर डाउट्स पहले आप पूछना जो बचे हुए हैं, फिर दोबारा मैं बताऊंगा आपको।
देखो, मैं एक सिचुएशन आपको देता हूं, मुझे बताना आप। मिस्टर एक्स है, पंजाब नेशनल बैंक का एम्प्लॉई है, पूरा साल यूके में पोस्टेड है 21-22 में, सैलरी है 1 लाख रुपीज पर मंथ इंटू 12 लाख। एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया सैलरी का 12%, यानी 12,000 इंटू 12, 144। ये पैसा आता है प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पास और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जाके क्रेडिट हो जाता है इसके अंदर। तो मैं ये कह रहा था आपको, जो भी पैसा एम्प्लॉय को नहीं मिला और प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर आ गया, उसको हम बोलते हैं डीम टू रिसीव। लेकिन एम्प्लॉय के अपने कंट्रीब्यूशन पे कंसेप्ट लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी अक्रूइंग अराइजिंग कहां पे है? अक्रूइंग अराइजिंग अब्रॉड है, और एम्प्लॉय क्या है? नॉन रेजिडेंट है। रिसीव कहां की है? इंडिया के बाहर। तो इसके ऊपर ये कंसेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा एग्जाम्प्ट हो गई। प्रॉब्लम एम्प्लॉयर की है, जब ये एम्प्लॉय यूके गया था तो एम्प्लॉयर इसके साथ यूके नहीं गया था। पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच वहां है, पंजाब नेशनल बैंक का हेड ऑफिस नहीं है। कंट्रीब्यूट कौन करेगा? सारे एम्प्लॉइज के ब्याह पे हेड ऑफिस करेगा, ब्रांच नहीं करेगी। हेड ऑफिस यहां है। हेड ऑफिस जितने भी पंजाब नेशनल बैंक के एम्प्लॉइज है, सबका टोटल कंट्रीब्यूशन ये हेड ऑफिस भेजेगा प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पास। तो हेड ऑफिस तो बाहर गया ही नहीं ना। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को कैसे कहते हैं अक्रूइंग राइजिंग अब्रॉड? तो इसलिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे अक्रूइंग राइजिंग की बात नहीं है, कोई और क्राइटेरिया लाना पड़ेगा जिससे फैसला होगा टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है। तो क्या क्राइटेरिया लेके आए? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% शैल बी डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया एंड इज टैक्सेबल। तो क्या इस 1 लाख को हमें टैक्स करना है या इस अमाउंट को हमें टैक्स करना है? 144 को। 144 को बताइए टैक्सेबल के एग्जम्प्ट। कितने स्टूडेंट लगता है कि उनके हिसाब से टैक्सेबल होना चाहिए? देखो, इसमें जो कंफ्यूजन आता है ना, वो ये आता है। कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन मैं बताता हूं कि सर सैलरी तो ठीक है अक्रूइंग राइजिंग, लेकिन ये तो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है ना, आया तो इंडिया में ना। जब इनकम इंडिया में रिसीव हुआ, टैक्स क्यों नहीं कर रहे इसको? ये क्वेश्चन आता है, ये कंफ्यूजन आता है। मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं। इसकी क्लैरिटी देखो, इसका रिप्लाई क्या है। ये ऐसा नहीं होता कि एम्प्लॉयर 12,000 रुपए काट करके बैलेंस उसको देगा। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। एम्प्लॉयर 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में डालता है, डालने के बाद 12,000 उसमें से निकालता है। तो जब एक बार अकाउंट में डाल दिए तो इनकम हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, सब्सिक्वेंट ट्रांसफर विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो प्रैक्टिकली होता यह है कि एम्प्लॉयर एक बार पूरा पूरा पैसा सैलरी उसके अकाउंट में डालता है कि लो भाई आपकी सैलरी रिसीव हो गई। तो इनकी सैलरी क्या बन गई? अक्रूइंग अराइजिंग अब्रॉड, रिसीव अब्रॉड। अब इसमें से 12,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से निकाल लिया जाएगा। तो ऐसे अमाउंट का रिसीव तो हम देखते ही नहीं है, जो ऑलरेडी एक बार रिसीव हो चुका। इसलिए एम्प्लॉय के अपने कंट्रीब्यूशन पर यह कंसेप्ट लग ही नहीं सकता, जबकि एम्प्लॉयर का पैसा उसके अकाउंट में नहीं गया, एम्प्लॉय के अकाउंट में नहीं गया। एम्प्लॉयर का पैसा डायरेक्ट प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जाएगा। तो ये डीम टू रिसीव्ड का कंसेप्ट एम्प्लॉय की सैलरी के ऊपर नहीं लगता है, ये एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे लगता है। क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी ऐसा नहीं है कि 12,000 काट के 88,000 हमने उसके अकाउंट में डाला और 12,000 रुपए एम्प्लॉयर ने डायरेक्ट एम्प्लॉय वाला इस अकाउंट में डाला। नो, कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है ऐसा होता होगा, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में पहले पूरा अमाउंट उसके अकाउंट में डाला जाता है, फिर एम्प्लॉयर के पास डिडक्ट करने की पावर है। जब जॉब में आता है, एम्प्लॉय से लेटर साइन करवा लेते हैं कि तुम्हारे अकाउंट से मुझे 12% निकालने का राइट है। वो अनकंडीशनल इरिवोकेबल अंडरटेकिंग एम्प्लॉय देता है कि आई ऑथराइज यू टू टेक दिस मनी फ्रॉम माई अकाउंट। फिर एम्प्लॉयर पैसे निकालता है उससे, उस अथॉरिटी से निकालता है, निकाल के इस अकाउंट में डालता है। इसलिए अगर एम्प्लॉय इंडिया के बाहर है, जो मर्जी कंट्रीब्यूशन आए एम्प्लॉय का, वो टैक्स नहीं करना। वो डीम टू रिसीव्ड इंडिया कैटेगरी में नहीं है, वो किसमें है? अक्रूइंग अराइजिंग अब्रॉड, रिसीव्ड अब्रॉड। लेकिन अगर एम्प्लॉय पूरी सैलरी इंडिया में रिसीव कर ले, 1 महीने के लिए आया, सैलरी पूरी रिसीव कर दी, पूरी सैलरी टैक्स कर देंगे, जैसे इस क्वेश्चन में था। ठीक है, और एक बार रीड कर लो, फिर जो डाउट्स आपके माइंड पूछ लेना, फिर मैं सारे वीडियो, फिर एक क्वेश्चन मैं दूंगा सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल ऐसा देख लो एक बार।
हाँ प्लीज, पहले आप डाउट पूछिए यहां तक, फिर मैं बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपको दूंगा। पहले बेसिक डाउट्स जो आपके माइंड में आ रहे हैं, कोई बेसिक पार्ट किसी को पूछ रहा है, फिर बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लिखिए फिर बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन पहले सॉल्व करके देख लीजिएगा, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। Mr. X is a citizen of India. And is employed in ABC Limited. ABC Limited in India. Getting salary rupees 90,000 per month. He was transferred out of India on 1st July 21. And for this purpose he left India for the first time on 1/7/21. He visited India from 25th December 21 to 15th Feb 22. Salary for December 21 and January 22 was received by him in India. Employer and employee each contributed rupees 15,000 per month to recognize Provident Fund. दोनों ने हर महीने कंट्रीब्यूट किया 15,000, 15-15. Interest credited during the year was rupees 1,10,000 on employee plus employer, दोनों का मिला करके
on employee plus employer contribution at a rate of 11% per annum. Compute his income and tax liability assessment year 22-23. Also compute tax as per सेक्शन 115 BAC. ठीक है, दोनों तरह से टैक्स निकाल लीजिएगा, 115 BAC भी और नॉर्मल सिस्टम भी. बुक ओपन कर लेना, सेम ही क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, प्रेजेंटेशन सेम. Fine, please, anyone getting answer both parts? दोनों पार्ट का आंसर इसमें निकालो. हो गया, करो.
हाई प्लीज, यहां तक का पार्ट करेक्ट? यस और नो? एक बार चेक कर लेते हैं यहां तक का पार्ट। जिसको डाउट है पहले यहां तक के पार्ट में बताइए। हाँ प्लीज, सबसे पहले स्टेटस बताइए। नॉन रेजिडेंट स्टेटस करेक्ट, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी में है, स्टे इंडिया में 22 डेज से कम है, तो पर्सन इज नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट का मतलब है अक्रूइंग राइजिंग इन इंडिया टैक्सेबल अप्रैल में, जून जुलाई में वो चला गया। फिर जब इंडिया घूमने आया है 2 महीने वो टैक्सेबल है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, बाकी अक्रूइंग राइजिंग अब्रॉड रिसीव्ड अब्रॉड एग्जम्प्ट होगी। आप चेक करते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया है, अगर 12% तक कंट्रीब्यूट किया तो ठीक है, 12 के ऊपर का टैक्सेबल है। तो चेक कर लीजिएगा 12% के ऊपर का अमाउंट। इज दैट राइट? तो जो इसकी कैलकुलेशन करनी है ना, वो आप चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं तो इसकी कैलकुलेशन सिंपल है कि आप 90,000 है, 90,000 पर मंथ था ना, इंटू 12%, इंटू 12, जितना कंट्रीब्यूट किया उसमें से लेस करो, बाकी को टैक्स कर दो। बाकी परसेंटेज में कन्वर्ट करना कर लो, सीधा कैलकुलेशन 90,000 इंटू 12 इंटू 12, इतना फिगर है। जितना कंट्रीब्यूट किया उसमें से माइनस करो, बाकी टैक्स कर दो। तो कैसे भी कैलकुलेशन कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहलाएगा इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये वाला। ठीक है जी। इंटरेस्ट जो एक्सेस है वो टैक्स कर देंगे, एम्प्लॉयर वाला सैलरी में, एम्प्लॉय वाला अदर सोर्स में। ग्रॉस सैलरी 16 नॉन अलाउ कर दिया, अदर सोर्स की इनकम ग्रॉस टोटल इनकम। यहां तक पहले किसी को डाउट? इतने पार्ट तक पहले किसी को डाउट? ठीक है, चलिए चलते आगे लीजिए। ठीक है जी, इतना पार्ट करेक्ट। हाई प्लीज, फर्स्ट पार्ट में डाउट्स? प्रोविडेंट फंड मीन्स एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा। गवर्नमेंट से 12%, ना कम ना ज्यादा। ज्यादा करना चाहो कर लो, कम करोगे तो एम्प्लॉय आपको कोर्ट में ले जाएगा। ज्यादा करोगे तो हम टैक्स कर देंगे 12% के ऊपर वाला।
जब एम्प्लॉय इंडिया के बाहर है, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन को कैसे चेक करें, अक्रूइंग राइजिंग कहाँ है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो एक्स्ट्रा पेमेंट है, वो तो इंडिया में तो भी मिलेगा, इंडिया के बाहर तो भी मिलेगा, तो उसमें अक्रूइंग राइजिंग का कंसेप्ट नहीं आएगा। उसको नया नाम दे दिया, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया एंड इज टैक्सेबल इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस। एम्प्लॉय के अपने कंट्रीब्यूशन की बात ही नहीं है, क्यों तो सैलरी से होता है। सैलरी अगर इंडिया में अक्रूइंग राइजिंग है, सारी टैक्स हो जाएगी, इंडिया के बाहर है, सारी एग्जम्प्ट हो जाएगी, उसमें से एम्प्लॉय वाले कंट्रीब्यूशन का अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इंटरेस्ट जितना भी मिलेगा 9.5% के ऊपर वाला, दैट इज डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वो टैक्स हो जाएगा। एम्प्लॉयर वाला सैलरी में, एम्प्लॉयर रिसोर्सेज में, अगर दोनों को भी आप सैलरी में टैक्स करते हो कोई खास बात नहीं, बिकॉज ये पार्ट एक्ट में क्लियर नहीं है। इस इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल के अंदर दोनों करेक्ट किए हुए, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। और एटीसी का डिडक्शन मिलेगा किसका? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का, क्योंकि वैसे सारा गवर्नमेंट के पास जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम आता है, उसके बदले में रिवॉर्ड है। एटीसी से रिवॉर्ड, क्या आपने हमें दिया पैसा, कंट्री डेवलपमेंट में हम भी आपको प्रोडक्शन देंगे। एटीसी एक पर्सन को एक साल में 1.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलता। वो एटीसी जब सेक्शन आएगा तब उसकी डिटेल आएगी। डाउट्स पहले यहां तक। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या चीज आएगा? एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, 115 बीएससी में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता, और एक उसका स्लैब बदलेगा। ठीक है, लेट्स नाउ चेक। एटीसी वाला डिडक्शन नहीं, जो 115 बीएससी है उसमें जो है डिडक्शन नहीं मिलते हैं। एटीसी से एटीयू का डिडक्शन भी नहीं मिलते, एटीसी भी नहीं मिलेगा 115 बीएससी में, ये वाले भी नहीं मिलते हैं। इसमें बस एक डिडक्शन मिलता है, एटीजेजेएए, वो मैं बाद में बता दूं आपको। इन जनरल डिडक्शन नहीं मिलते हैं। लीजिए,
हाँ प्लीज बताइए, करेक्ट? ठीक है। देखिए, अगर 115 बीएससी ऑप्ट करेंगे, 16(1)(a) नहीं मिलेगा, सेक्शन 80C to 80U ये भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक इसमें सेक्शन आता है 80CCD2 ये मिलेगा, और 80JJAA ये मिलेगा। जब ये चैप्टर हम करेंगे दोबारा रिपीट कर लेंगे, अभी नोट कर लो। 80C to 80U नहीं मिलता, सिर्फ दो मिलते हैं। एक तो 80CCD2, इसमें क्या आता है हम डिस्कस कर लेंगे उस चैप्टर में, और एक 80JJAA, ये दो रिडक्शन अलाउड है, उनसे ओनली 2 अलाउड। अगर आप 115 बीएससी में जाएंगे तो रिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ दो मिलेंगे, 80CCD2 और एक 80JJAA, और कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। देखिए अब डाउट्स यहां तक। अब देखिए पेज नंबर 139 पर क्वेश्चन नंबर 9 जो अभी हमने किया है, इस सारे में चेक करिए कोई वर्ड सेंटेंस जो मैंने क्लियर नहीं किया हो या आपको डाउट हो। 100% समझ में आना चाहिए एक एक वर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 139 पेज पर चेक कर लीजिएगा, कोई ऐसा वर्ड या सेंटेंस नहीं हो जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया या आपको समझ में नहीं आया। हाँ प्लीज पूछिए डाउट्स, यहां तक किसी को डाउट है बोलिए, कोई वर्ड सेंटेंस जो क्लियर नहीं हो। प्रोविडेंट फंड का पार्ट सैलरी के चैप्टर में दोबारा भी आएगा, वहां भी हम करीब 2 क्लासेस पूरी लगाएंगे प्रोविडेंट फंड पे। फिर बिजनेस सेशन के चैप्टर में भी आएगा, वहां भी डिस्कस होगा। ये कई जगह आएगा प्रोविडेंट फंड का पार्ट। डाउट्स देख लीजिए यहां तक प्रोविडेंट फंड में। जब रिटायरमेंट पर पेमेंट मिलेगा सारा एग्जम्प्ट होता है। टैक्स अगर बनेगा 7 डिडक्ट हो जाएगा, 12% के ऊपर का 7 टैक्सेबल, 9.5% के ऊपर का 7 टैक्सेबल, बाकी सब एग्जम्प्ट है। रिटायरमेंट के टाइम पेमेंट पर इसकी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, एंटायर अमाउंट एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। डाउट से किया था। अच्छा, हमने एक स्पेशल कैटेगरी डिस्कस की थी, स्पेशल कैटेगरी इंडिया का सिटीजन गोइंग आउट बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन किसी के लिए बाहर जाए। लेट्स सी एक एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट इंडिया में है एबीसी लिमिटेड में, जैसे इस क्वेश्चन में था, इसको ट्रांसफर किया गया था इंडिया के बाहर। ही इज नॉट गोइंग फॉर बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, ही वॉज ट्रांसफर्ड। तो क्या ये भी स्पेशल में आएगा? यस, इसी पॉइंट में क्लैरिफाई किया हुआ है। अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी इंडिया में और आपके एम्प्लॉयर ने ट्रांसफर कर दिया इंडिया में, तो ये एक ही बात है, ये माना जाएगा यू आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया बिजनेस एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आप भी वही सब बेनिफिट करेंगे जो डायरेक्ट एम्प्लॉय जाएगा वो भी यही बेनिफिट देगा, आप भी वही बेनिफिट दोगे। आप इंडिया के बाहर चले जाओगे, आपके भी कॉन्टैक्ट बनेंगे, आप भी और लोगों को बुलाओगे, फाउंडेशन भी इंडिया में आएगा, आपकी फैमिली भी इंडिया में होगी। तो एक ही बात है, इंडिया के बाहर स्टार्ट करना या इंडिया में होने के बाद एम्प्लॉयर ट्रांसफर कर दे। लेकिन अगर बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया में है, इसके काम से आप जा रहे हैं, सेटअप नहीं करें इंडिया के बाद, इसके काम से जा रहे हैं, तब आप स्पेशल में नहीं हो, नॉर्मल में हो। बिजनेस के काम से गए, 15 दिन बाद लौट आए, फिर गए 10 दिन बाद लौट आए। क्यों? क्योंकि ये पर्सन का बेसिकली जो बेस है वो इंडिया है, और ये जाते हुए फॉरेन यहां से लेके जाएगा, अर्न करके नहीं लाएगा, स्पेंड करके आएगा, ये तो और लॉस करके आएगा हमारा। उसे बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट इंडिया के बाहर का मतलब है अर्निंग इन फॉरेन करेंसी, सेंडिंग दैट मनी टू इंडिया। और बिजनेस प्रोफेशन यहां है गोइंग विद द पर्पज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, मीन्स फॉरेन यहां से लेके जाओगे, खर्च करके फिर आओगे। तो जब तक इंडिया के बाहर एस्टेब्लिश नहीं करेंगे बिजनेस प्रोफेशन, तब तक स्पेशल कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है,
तो उसी पॉइंट में जो हमने पहले स्टडी किया था उसमें लिखा हुआ था, तो मैंने थोड़ा और क्लैरिफाई कर दिया। किसी को डाउट है देख लीजिएगा, ठीक है? जिसको डाउट है बोलिए। कोई भी क्वेश्चन किसी के माइंड में आ रहा है पूछिए। पेज नंबर 152 पे देखिए एक बार। May 19 ओल्ड कोर्स। ये क्वेश्चन देखिए 4 मार्क्स का। मिस्टर बच्चन हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज इनकम ईयर एंडेड 31 March 22। Short term capital gain on sale of shares in Indian company received in Japan, rent from property in Bangladesh, deposited in a bank at Dhaka, later on remitted to India through approved banking channel. Compute total income ROR, NOR, NR। सिर्फ 2 इनकम है जो आपको बताना है, ROR, NOR, NR में टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है। तीनों स्टेटस में बताना ROR, NOR, NR। पहली इनकम है, देखिए क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेल ऑफ शेयर्स इन इंडियन कंपनी, लेकिन रिसीव हुए हैं जापान में। तो बताइए ROR में टैक्सेबल है क्या? कितना समय लगता है? यस। NOR में दोबारा सोच लो, NOR में टैक्सेबल है या नहीं है? कितने समय लगता है टैक्सेबल है, और कितना स्टूडेंट लगता है टैक्सेबल नहीं है? करीब 20-25 बच्चे जिन्होंने किसी में हाथ नहीं खड़ा किया। फिर दोबारा पूछ रहा हूं मैं, देखो हमने शेयर्स बेचे हैं इंडियन कंपनी के, इंडिया में नहीं जापान में। कंपनी इंडियन है, शेयर बेचे जापान में, और स्टेटस NOR है। आपको बताना टैक्सेबल के एग्जम्प्ट। कितना स्टूडेंट लगता है टैक्सेबल, कितना स्टूडेंट लगता है एग्जम्प्ट? हमने कहा था इंडियन कंपनी मीन्स अक्रूइंग राइजिंग इन इंडिया, अक्रूइंग इन इंडिया मीन्स टैक्सेबल। What about NR? टैक्सेबल के एग्जाम। कितने स्टूडेंट को लगता है एग्जाम्प्ट? जिनको लगता है एग्जाम्प्ट, जिनको लगता है टैक्सेबल, यस, इसमें कोई डाउट नहीं। मुझे बताना भी नहीं, मुझे अगले में कुछ बताना आपको, इसमें कोई डाउट नहीं। अगला पार्ट देखिए, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन बांग्लादेश, डिपॉजिटेड इन बैंक एट ढाका, लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल। तो ROR में बताइए, NOR में बताइए, कितना स्टूडेंट लगता है एग्जाम्प्ट, कितना स्टूडेंट लगता है टैक्सेबल? इनकम अक्रूइंग राइजिंग अब्रॉड, रिसीव अब्रॉड, बाद में इंडिया में आने को देखते ही नहीं है, एग्जाम्प्ट। नॉन रेजिडेंट एग्जाम्प्ट। लेकिन यहां तक का पार्ट तो क्लियर है, मुझे कुछ और बताना आपको। वो ये बताना है कि कितना अमाउंट टैक्सेबल, हाउ मच, 96,000 या कितना? सारा अमाउंट टैक्सेबल है 96,000। लेकिन जब लिखा हो ना क्वेश्चन में रेंट, तो एक्चुअली जो अगला चैप्टर आएगा हाउस प्रॉपर्टी का, कुछ पार्ट उसका इसमें आ रहा है। तो अगर आप एग्जाम के क्वेश्चन के सोल्यूशन देखोगे तो आप कंफ्यूज जाओगे। उन्होंने सभी में 30% माइनस किया होगा, 5-6 क्वेश्चंस के अंदर 30% माइनस कर रखा है, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। मुझे ये बताना है अगला चैप्टर जब हाउस प्रॉपर्टी का आएगा तो उसमें मैंने आपको बीच में एक हिंट भी दिया था कि एक्चुअल एक्सपेंसेस को लेस करना अलाउड नहीं है। रिपेयर पे हर कोई झूठ बोलेगा, तो एक्चुअल एक्सपेंस इनकम टैक्स में लेस नहीं होते। जितना रेंट मिलेगा उसका 30% लेस होगा, बाकी इनकम कहलाएगी। तो टैक्सेबल ग्रॉस अमाउंट नहीं है, टैक्सेबल इनकम है, तो 30% लेस करके फिर टैक्स करना है। कई बार लिखा होता है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इसका मतलब है 30% लेस हो चुका है। 2 टाइप के क्वेश्चन है। कहीं पर तो लिखा है इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी, उसमें 30% माइनस मत करना। कहीं पे लिखा है रेंट, जहां पे रेंट लिखा हो वहां पे 30% लेस करना है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस के कम से कम 5-6 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। तो अब आप घर पे सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहां 30% लेस किया होगा समझ जाना ये हाउस प्रॉपर्टी लेस किया है। वैसे हाउस प्रॉपर्टी का जो पहला चैप्टर होता है, पहली क्लास आती है ना हाउस प्रॉपर्टी की, उसी में ये पार्ट डिटेल में आ जाता है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैंने यहां भी बता दिया आपको, यानी इस केस में 96,000 टैक्स नहीं करना, इसमें 30% लेस करके फिर टैक्स करना है। अब यहां तक के पार्ट में जिसको डाउट है पूछिए।
अब हमारा इस चैप्टर में बस एक सेंटेंस रह गया, वो भी बता देता हूं, पेज 140 पर, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 140 के टॉप पर 2 सेंटेंस है। देखिए अब ये सेंटेंस क्या है। इफ एनी सी फेयरर क्रू मेंबर ऑफ शिप is non-resident and income is accruing arising abroad and his income has been issued directly in his bank account in India, such income shall not be taxable। देखिए एक पर्सन है, नॉन रेजिडेंट है, उसकी इनकम अक्रूइंग अराइजिंग अब्रॉड है बट रिसीव्ड इन इंडिया है, बताइए टैक्सेबल के एग्जम्प्ट। नॉन रेजिडेंट है, इनकम अक्रूइंग अराइजिंग अब्रॉड है बट रिसीव्ड इन इंडिया है, टैक्सेबल, कोई डाउट नहीं ना। अब ये नॉन रेजिडेंट कौन है? क्रू मेंबर है शिप का, क्रू मेंबर, ही इज ए क्रू मेंबर ऑफ ए शिप और इसकी इनकम इंडिया में रिसीव हुई है, अक्रूइंग अराइजिंग अब्रॉड है, तो उसे चलो आपके लिए एग्जम्प्ट है, सबके लिए टैक्सेबल है। अगर ये क्रू मेंबर है इंडियन शिप का, इसके लिए एग्जम्प्ट है। ये प्रोविजन अभी आया है, लास्ट ईयर आया है। क्यों आया है सुन लीजिएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम थी। देखिए मैं इंडिया का सिटीजन हूं, क्रू मेंबर हूं शिप का, तो हमने कहा था शिप तो लगभग पूरा साल ही इंडिया के बाहर रहेगा, 6 मंथ के बाद आएगा फिर चला जाएगा। तो मैं ऑलमोस्ट पूरा साल इंडिया के बाहर हूं और मेरी फैमिली कहां है? इंडिया में। अब नेचुरली मुझे पैसा इंडिया में चाहिए, मेरी फैमिली के लिए चाहिए। मेरा एम्प्लॉयर कह रहा है जी जिस कंट्री में हो मैं तो उस कंट्री में तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, तुम बाद में इंडिया में भेज देना। अब जिस कंट्री में तुम पेमेंट करोगे उस कंट्री में हमारा बैंक अकाउंट ही नहीं है, सब कंट्री में थोड़ा खुलवा रखे हमने, उसको वहां से इंडिया ट्रांसफर कैसे करें? हमारा अकाउंट तो इंडिया में, आप उस अकाउंट में डाल दो। भाई जैसे उस अकाउंट में डालेंगे इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। तो सारे क्रू मेंबर ने गवर्नमेंट को कंप्लेंट की कि भाई ये बताओ हम क्या करें, हम हर वक्त इंडिया के बाहर रहते हैं, हर कंट्री में हमारा अकाउंट नहीं है, एम्प्लॉयर पेमेंट वहां देता है, हमारी फैमिली को यहां चाहिए, इमीडिएटली कैसे ट्रांसफर करें? और अगर इंडिया वाले अकाउंट में डालें तो आप टैक्स कर देते हो। तो गवर्नमेंट ने कहा बस इतनी सी बात है, जाओ तुम्हें माफ किया। मतलब तुम्हारे केस में अगर इनकम इंडिया में रिसीव हो भी गई तो कोई बात नहीं, एग्जम्प्ट है। तो ये 2 सेंटेंस अमेंडमेंट के आगे आप रीड करके देख लो। हाँ ब्रेक बोलिए, डाउट्स यहां तक किसी को यहां तक कोई डाउट? विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर। अब ये चैप्टर हमारा ओवर। आप सारे बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, सब आराम से आंख बंद करके सॉल्व हो जाएंगे। एग्जाम के क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में, कल स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी, और जो भी जिसमें भी डाउट हो वो आप अगली क्लास में ही पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।